लेक्चर के थर्ड सेक्शन में हम देखेंगे कि ऐसा अचानक से क्या हुआ, दोनों नेशंस के बीच में नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं ताकि हमारे पास एक ग्राउंड सेट हो और ताकि समझने में हमें आसानी हो। पॉइंट ए में लिखा है चेंजिंग रियलिटीज एंड डायनेमिक्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स कंपेलिंग स्टेट्स टू रिकंसिडर एंड रीओरिएंट देयर पोस्चर्स, strategies and engagements. Time and again I have been using this term changing dynamics in global politics. चेंजिंग डायनेमिक्स से मुराद ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो इन्फ्लुएंशियल पावर्स, जो अदरवाइज ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंशियल पावर्स या एक्टर्स थे, अब वो रिसीड कर रहे हैं या उनका जो रोल है वो चेंज हो रहा है। एंड दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू पावर्स लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्रिक्स। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है या एक चेंज है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रेडिशनल रोल प्ले करता रहा है इन द आफ्टरमेथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लाइक जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पुलिसमैन, यूनाइटेड स्टेट्स ने उस रोल से विड्रॉ किया है एंड इट्स मोर इंटरेस्टेड इन अटेनिंग इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है जिसमें नए पावर सामने आ रहे हैं एंड दे आर अपहोल्डिंग न्यू रोल्स रादर रिस्पॉन्सिबल रोल्स। एक चेंजिंग ये है। इसी तरह अगर चेंजिंग रियलिटीज़ की बात यहाँ पे कर लें तो ग्लोबल जो ऑर्डर है या जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं उसकी नेचर भी चेंज हो रही है फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। ये हमारे पास ऐसे सर्टेन डेवलपमेंट्स है जिनको हम कंबाइनली या कंबाइन करके कहते हैं कि जो चेंजिंग जो रियलिटीज़ हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। सो बैक टू द लेक्चर। पॉइंट ए में हमने मेंशन किया है कि जो चेंजिंग रियलिटीज़ हैं उनकी वजह से जो नेशंस हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो तब तक लीप फ्रॉग नहीं कर सकते into a better future unless they are reconsidering their relations, they are reconsidering their external postures. So इसमें certain sub points हैं like transformation of global power configuration from unipolarity to multipolarity. Self explanatory है, अगर आप लोगों का आयर है तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्या मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जिनका आयार नहीं है उनके लिए यूनिपोलैरिटी से मुराद इंटरनेशनल रिलेशन में एक ऐसी सिचुएशन है, ऑर्डर या पावर कन्फिगरेशन में एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जो पावर है वो कंसंट्रेटेड हो एट वन पोल। फॉर इंस्टेंस कोल्ड वॉर के एंड के बाद यूनाइटेड स्टेट्स वॉज सोल सुपर पावर, द कंट्री वॉज इन पोसेशन ऑफ whatsoever power you consider like economic power, military power, security and so on. जबकि multipolarity एक ऐसी सिचुएशन का नाम है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जहां पे मल्टीपल पावर्स इन्फ्लुएंशियल हों। लाइक आजकल अगर बात कर लें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, तो ये मल्टीपोलैरिटी है। यानी कि यहाँ जो पावर है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है या पावर डिसेंट्रलाइजेशन इसको समझ लें कि पावर एक कंट्री के एंड पर कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि देयर आर मोर या मल्टीपल इन्फ्लुएंशियल पावर्स। तो एक जो चेंजिंग है वो ये है कि यूनिपोलैरिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू मल्टीपोलैरिटी। सेकंड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं वो गैल्वनाइज हो रही हैं अनलाइक इन एटलांटिक पैसिफिक या एटलांटिक की अगर बात कर लें, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देख लें वेस्टर्न जो कॉन्टिनेंट है या जो लैंडस्केप है वहाँ पे ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो शिफ्ट आ रहा है यानी पावर ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ ट्रांजिट कर रही हैं या मूवमेंट कर रही हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक डेवलपमेंट ये है जिसकी वजह से नेशंस नोटेबली इन आर करंट केस सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने रियलाइज़ किया कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें ताकि जो चेंजिंग रियलिटीज़ की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड असेंडेंस ऑफ एशियन सेंचुरी एंड राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पावर्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फोर्थ increasingly unreliable, least credible and inward-looking posture of United States, aggravating security and threat perception of otherwise dependent nations. United States has been offering security umbrella to different nations, notably Saudi Arabia and Japan. जबकि United States की फेलर की वजह से लाइक इराक में बात कर लें, यूक्रेन क्राइसिस अगर बात कर लें या अफगानिस्तान की बात कर लें, ये हमारे पास सर्टेन ऐसी हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री एक्यूमन या स्ट्रेटजी थी वो फेल रही। इसकी फेलर की वजह से जो कंट्रीज़ जो कि रिलाई कर रहे थे ऑन यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी गारंटीज, अब उनके माइंड में यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो गई है। अब जब क्रेडिबिलिटी कम होगी तो दे विल लुक आउट फॉर अल्टरनेटिव्स लाइक चाइना एंड रशिया। तो एक पॉइंट ये है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने इस बात को रियलाइज़ किया कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू ऑफर आर एक्सटेंड सिक्योरिटी गारंटीज टू सऊदी अरेबिया
फिर उसके बाद पॉइंट जो फिफ्थ है वो है चाइना's astronomical rise, greater yet constructive engagements and geo-economic orientation, twisting minds and winning it more allies. अगर यहाँ पे बात जैसे शुरू में मैंने कहा था कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने इस बात को रियलाइज़ किया कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फिलॉसफी है या यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंगेज करने का जो उसका जो एक मैकेनिज्म है वो फ्लॉड वन है, क्योंकि वो जीरो सम है। उस सिनेरियो में यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है या कुछ भी कर सकता है। जबकि चाइना की अगर बात करें, जैसे चाइना ने अपने उस ब्री को लॉन्च करते वक्त कैटेगोरी के लिए मेंशन किया था कि एक ऐसे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा रहे हैं जो कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा, जो कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जो को इंश्योर करेगा। सो दोनों नेशन ने इस बात को इन व्यू रख के चाइना का जो मॉडल है उसको बाय किया है एट द एक्सपेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मॉडल। सो एक ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। सिक्स्थ, न्यू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल मॉडल्स इनवैलिडेटिंग द एफिकेसी ऑफ यूएस ऑथर्ड वॉशिंगटन कंसेंसस। मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को समझाया है वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है एंड बीजिंग कंसेंसस क्या है। सिंपली पुट, यहाँ पे वॉशिंगटन कंसेंसस से मुराद ये है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या वो सारा एक पूरा फ्रेमवर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन द आफ्टरमेथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस या जो पॉलिसीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक है, फिर इनकी स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, प्राइवेटाइजेशन है एंड सो ऑन, ये वॉशिंगटन कंसेंसस है। जबकि बीजिंग कंसेंसस की अगर बात कर लें तो इस केस में बीजिंग कंसेंसस का मतलब ये है कि एक ऐसा डेवलपमेंटल मॉडल जिसमें स्टेट सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरफेरेंस को एडहेयर किया जाए, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए, कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, यानी स्टेट्स कलेक्टिवली किसी थ्रेट को कन्फ्रंट करेंगे। इसी तरह इकोनॉमिक रिलेशंस एंड ट्रेड रिलेशंस को बिल्डअप किया जाए, न कि सिक्योरिटी एंड मिलिट्री रिलेशंस। तो ये सिंपली बीजिंग कंसेंसस है। सो यहाँ तक हमने ये देखा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशन ने कंट्रीज़ को रियलाइज़ कराया है कि अब वक्त आ गया है कि अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट किया जाए और उस ऑप्शन को चूज़ किया जाए जो मोर रिवार्डिंग हो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड। पॉइंट बी की तरफ चले जाते हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन ग्लोबल इकोनॉमिक ओरिएंटेशन। यानी इस सेक्शन में हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी क्या डेवलपमेंट्स अकर हुई जिनकी वजह से यह नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल हुआ। तो उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन ग्लोबल इकोनॉमिक ओरिएंटेशन फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू एंड नॉलेज इकोनॉमी नेसेसिटेटिंग नेशंस टू वर्क इन कंजंक्शन विद डिमांड्स। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है ब्लू इकोनॉमी क्या है, नॉलेज इकोनॉमी क्या है। सिंपली पुट, सऊदी अरेबिया हो या ईरान हो, ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक ओरिएंटेशन को दोबारा से रीओरिएंट कर रही हैं, यानी कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम पेट्रो इकोनॉमी या पेट्रो डॉलर्स टू नॉलेज इकोनॉमी या इन्वेंशन लेड इकोनॉमीज। तो एक ये रियलाइजेशन है इन नेशन में जिसकी वजह से रिलेशन नॉर्मलाइज हुए। सऊदी अरेबिया विजन 2030 रिड्यूसिंग, जो कि इसकी सब पॉइंट्स यहाँ से पढ़ रहे हैं। 2030 जो MBS का विजन है उसमें यह है कि रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन ऑयल एक्सपोर्ट, नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद नेबर्स एंड राइवल्स। लाइक सऊदी अरेबिया ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किए, पहले कतर के साथ, फिर उसके बाद टर्की के साथ और अब ईरान के साथ। तो ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि कंफर्म कर देंगे यस जो विजन है उसका, ये सऊदी अरेबिया का 2030 का, वो एक प्रैग्मेटिक एंड फंक्शनल विजन है। फिर आगे हमने लिखा है बिल्डिंग नॉलेज इकोनॉमी। जैसे सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजी पार्क्स, AI पर वगैरह पर काम सऊदी अरेबिया आजकल कर रहा है इस विजन के अंडर। Catching the train of cutting edge research and development, connecting 3 continents and becoming trade hub। तो ये हमारे पास सऊदी अरेबिया का एक विजन है जिसको सऊदी अरेबिया फुलफिल करना चाह रहा है इन द फॉर्म ऑफ by normalizing its relation with regional countries। Next, Iran diversifying its export base, like Iran recently exported drones to Ukraine। So economic जो reorientation है वो हमें नज़र यहाँ पे आती है। लास्ट थर्ड पॉइंट, क्लाइमेट चेंज एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। हमें ये पता है कि क्लाइमेट चेंज एंड बाकी जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं वो कोई नेशन सिंगल हैंडेडली उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकती। इनको एड्रेस करने के लिए कंबाइंड रिस्पॉन्स चाहिए या इन चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए एक कंसर्टेड मैनर में डिफरेंट जो नेशंस हैं, लाइक जैसे ऊपर हमने बात की, जो किसी भी रीजनल सिक्योरिटी कम्प्लेक्स में जो इन्वॉल्व या जो प्रेजेंट या एग्जिस्ट जो नेशंस करती हैं उनका कंबाइंड रिस्पॉन्स मस्ट होता है सो एज टू वेदर दिस स्टॉर्म कन्फ्रंटिंग नेशंस इन द फॉर्म ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो ये एक फैक्टर है। पॉइंट सी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर, rewarding cronies and punishing defiance by the US through its sanction regime, forcing nations to look out for alternative ways to minimize their dependence, enhance
engagements and ensure their national well-being. एक पॉइंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टाइम एंड अगेन जहाँ दिल किया सैंक्शन लगाया, जहाँ पे यूएस को अच्छा लगा वहाँ पे स्टेट्स को रिवॉर्ड करता रहा। तो ये यूएस की जो पार्ट पर जो एक अनसर्टन यूएस का जो एक बिहेवियर रहा, उसने भी नेशंस को कंपेल किया कि वो एक ऐसे अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करें जो मोर रिलायबल हो, जो क्रेडिबल हो। तो इस रियलाइजेशन का जो हमारे पास जो मैनिफेस्टेशन है वो नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन। इसमें सब हेडिंग जो फर्दर मेंशन्ड है वो ये है, maximum pressure strategy against Iran isolating the country and disconnecting it from global trade and transactions. यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी रही विद रिगार्ड टू ईरान मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी की वजह से ईरान इंटायरली आइसोलेट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था ग्लोबल ट्रेड। तो उस आइसोलेशन एंड डिस्कनेक्ट को ख़त्म करने के लिए ईरान की अब ये एस्पिरेशन है कि वो अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करे, अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करे सो एज टू अटेन बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक ये पॉइंट। नेक्स्ट, हीटेड एक्सचेंज बिटवीन बाइडन एंड एमबीएस ऑन ऑयल प्रोडक्शन प्राइसेस रिलेशंस। आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया, पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि क्या इशूज़ हैं। सऊदी अरेबिया एंड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। कॉजेस क्या हैं मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, point third, envisages to turn disobedient MBS-led Saudi Arabia into a pariah state on account of, on the pretext of human rights, Jamal Khashoggi's murder, Ukraine war, oil crisis या oil prices। एक ये डेवलपमेंट है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने रियलाइज़ किया कि अब टाइम आ गया कि वो रिलेशन नॉर्मलाइज करें। Finally, erosion of US security muscle, role of peacemaker and maintainer, and withdrawal from everywhere to confront and contain China in Indo-Pacific. प्रेसिडेंट ओबामा के सेकंड टर्म के बाद द पिवट टू एशिया स्ट्रेटजी आई, जिसमें कैटेगोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने मेंशन किया कि अब यूनाइटेड स्टेट्स अपनी प्रेजेंस को जहाँ जहाँ यूएस मौजूद है वहाँ से अपनी एनर्जीज एंड पोटेंशियल को डाइवर्ट करेगा टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक सो एज टू कन्फ्रंट एंड कंटेन चाइनास राइज। तो इसी बात का जो प्रैक्टिकल जो एक मैनिफेस्टेशन है वो बाइडन के एक रिसेंट स्टेटमेंट से पता चलता है, जिसमें वो कहते हैं वेस्ट एशिया इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ईस्ट एशिया इज़, यानी कि बाइडन के अकॉर्डिंग मिडल ईस्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एनी फर्दर, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो मेजर इकोनॉमीज जो राइज कर रही हैं, वो जो रीजन है वो ईस्ट एशिया है। सो यूनाइटेड स्टेट्स अपनी एनर्जीज, अटेंशन एंड पोटेंशियल को डाइवर्ट कर रहा है फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड एल्सवेयर टू ईस्ट एशिया। ये एक वो पॉइंट है, बल्कि एक ऐसा प्राइमरी पॉइंट है जिसने सऊदी अरेबिया एंड ईरान को रियलाइज़ कराया, स्पेशली सऊदी अरेबिया को, क्योंकि सऊदी का रिलायंस ज़्यादा था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो अब किसी भी सूरत में सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स कंसर्न नहीं है। जब कंसर्न नहीं है तो सऊदी अरेबिया को एक ऐसे सोर्स या एक ऐसे चैनल की ज़रूरत है जिसके थ्रू सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी, जो उसका थ्रेट परसेप्शन है या सिक्योरिटी जो डायलेमा है, उसको एड्रेस कर सके। तो इसी एस्पिरेशन के बैकड्रॉप में सऊदी अरेबिया ने अपने रिलेशंस को ईरान के साथ नॉर्मलाइज करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि ये सर्टन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या ये वो सर्टन रियलिटीज़ है जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए एक नया और अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे ले लिया है। इस सारी सिचुएशन में हमें चाइना का जो रोल है वो हमें याद रखना है कि चाइना ने बीइंग अ मीडिएटर एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है जिसके बाद या जिसकी वजह से जो अदरवाइज जो आज राइवल्स थे सऊदी अरेबिया एंड ईरान की फॉर्म में, अब वो फ्रेंड्स बनने लगे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने सऊदी अरेबिया में भी इन्वेस्टमेंट किया है एंड ईरान के साथ भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चाइना ने साइन किया है। फॉर इंस्टेंस सऊदी अरेबिया में चाइना जो है इन्वेस्टमेंट करेगा $30 बिलियन और ईरान में, जैसे हमने पहले पढ़ा है, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ईरान में करेगा।